नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारतीय। देश में जातीय जनगणना की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इस जातीय जनगणना का इंपैक्ट झारखंड पर क्या पड़ने वाला है, आप पर क्या पड़ने वाला है, यही हम समझेंगे। देश या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गणना और उनके बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना जनगणना कहलाता है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। आजादी से पहले साल 1853 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में अंग्रेजों ने पहली जनगणना कराई, लेकिन देश भर में 1872 में जनगणना कराई गई। इसके बाद ही अंग्रेजों ने जातिवार गणना के बारे में विचार विमर्श किया। तब के जनगणना प्रशासक रहे H.H. रिजले की अगुवाई में फोकस किया गया कि पहले यह तय हो कि किसे किस जाति का माना जाए। रिजले ने वर्ण व्यवस्था और पेशे के आधार पर अलग अलग जाति समूह बनाए, जिनमें कई जातियों को शामिल कर लिया। अंग्रेजों ने 1881 भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कराई। इस तरह 1881 से लेकर 1931 तक भारत में जितनी भी जनगणना हुई, उसमें लोगों के साथ साथ उनकी जातियों की गणना भी होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया तो जरूर गया, लेकिन चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसे प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो चुका था। इस तरह देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 के ही मिलते हैं। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक 7 बार और भारत में कुल 15 बार जनगणना तो की जा चुकी है। जनगणना में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना तो होती है, लेकिन बाकी जातियों की गिनती नहीं होती है। जातिगत जनगणना का अर्थ है भारत की जनसंख्या का जातिवार गणना, यानी जनगणना के दौरान जाति के आधार पर सभी लोगों की गिनती। इससे देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका आंकड़ा तैयार होता है। आजादी के बाद से देश में सिर्फ जनगणना कराने की प्रक्रिया रही, लेकिन जातीय आधार पर लोगों की गणना नहीं हुई। अब जब केंद्र सरकार ने घोषणा कर ही दी है कि इस बार जातीय जनगणना होगी, तो सवाल यह उठता है कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार को मजबूर क्यों होना पड़ा। क्या यह सच में केंद्र सरकार की मजबूरी है या फिर कोई रणनीति है? इस जातीय जनगणना का इंपैक्ट झारखंड पर क्या पड़ने वाला है, हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए पहले इतिहास के गर्भ में चलते हैं, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा, तो वहीं आरजेडी, डीएमके, जेएमएम जैसे स्थानीय दल इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं। केंद्र कह रहा है कि यही जनता की भलाई है, तो यही सही। बहरहाल आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 में जनगणना हुई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए वो राजी नहीं हुए। हालांकि आजादी से पहले तक जनगणना तो जाति आधारित होती ही थी। अंग्रेजी शासन के दौरान 1881 से लेकर 1931 तक देश में जितनी भी जनगणना हुई, उसमें लोगों की सभी जातियों की गिनती होती थी, लेकिन आजादी के बाद उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान 1941 की जनगणना में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय से अपनी अपनी जाति को लिखवाने के बजाय इस्लाम धर्म लिखवाने पर जोर दिया। हिंदू महासभा ने हिंदुओं में जाति के बजाय हिंदू धर्म लिखवाने की बात कही। इसके बाद से न तो मुस्लिमों को किसी जाति की गिनती की गई और न ही हिंदुओं की। जनगणना के दौरान एससी एसटी की गिनती तो होती है, जिसमें मुस्लिम दलित जातियां शामिल नहीं है। ऐसे में आजादी के साथ देश धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट चुका था। सामाजिक तौर पर देश में किसी का बंटवारा ना हो, इसके लिए अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया गया। जातियों की गिनती की मांग को कांग्रेस ने उस समय ब्रिटिश सरकार का समाज तोड़ने वाला षड्यंत्र करार दिया और इसे ठुकरा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान देश में 2 बार 1951 और 61 में जनगणना हुई, लेकिन जातियों की गिनती नहीं की गई। 53 में प्रधानमंत्री नेहरू ने काका कालेलकर कमेटी का गठन किया। इस आयोग ने 1931 की जनगणना में जो भी जातिगत संबंधित आंकड़े थे, उसके आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन देने को लेकर विचार विमर्श किया। आयोग के कुछ सदस्य चाहते थे कि गणना जाति के आधार पर हो, जबकि कुछ सदस्य चाहते थे कि इसका आधार आर्थिक हो। यही वजह रही कि आयोग की अनुशंसा पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, इसको इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने 1978 में बीपी मंडल की अगुवाई में पिछड़ा आयोग बनाया। मंडल आयोग ने जब तक अपनी रिपोर्ट तैयार की,
तब तक मोरारजी की जनता सरकार गिर चुकी थी। मंडल आयोग ने भी 1931 के जातिगत जनगणना को आधार बनाया। उसके आधार पर ही पिछड़े वर्ग की पहचान की गई। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि कुल आबादी में से 52% आबादी पिछड़ा वर्ग की है। आयोग ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% रिजर्वेशन की अनुशंसा की, जो आप अब तक सुनते आते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर बहस बहुत हुई, लेकिन अगले 9 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वीपी सिंह की सरकार ने इस पर गंभीरता से अमल करना शुरू किया। सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। अब यह अलग बात है कि इसका विरोध जबरदस्त तरीके से चल रहा था। जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने जातीय जनगणना की मांग की थी। साथ ही उन्होंने इसके अलावा एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यह नारा कांशीराम का दिया हुआ था। इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से लेकर के 1984 तक प्रधानमंत्री रही। बीच में जनता पार्टी की 3 साल की सरकार को अगर छोड़ दे, क्योंकि वो हमने आपको बताया, तो इंदिरा के पीएम रहते हुए 2 बार 71 और 81 में जनगणना हुई, लेकिन जातीय जनगणना इस समय भी नहीं कराई गई। संसद में पहली अनौपचारिक चर्चा 51 में हुई। इस चर्चा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया। ऐसे में 51 में जनगणना में जातियों की गिनती नहीं हो सकी। इसके बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग उठी, तो नेहरू ने 53 में काका कालेलकर आयोग बनाया, जो हमने आपको बता दिया। कालेलकर आयोग ने 31 की जनगणना को आधार मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया, लेकिन जनगणना पर नेहरू से लेकर इंदिरा ने अपना पुराना रुख जो था उसको बनाए रखा। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार के दौरान जनगणना नहीं हो सकी, लेकिन मंडल कमीशन पर चर्चा के दौरान ओबीसी आरक्षण के खिलाफ स्टैंड रहा। साल 91, 2001 और 11 में जनगणना तो हुई, लेकिन तीनों ही बार जातीय जनगणना नहीं थी। 91 में कांग्रेस की सरकार रही, जबकि 2001 में बीजेपी। 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार में जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जरूर किया गया, लेकिन 14 में सरकार बदल जाने के चलते उसके आंकड़े सामने नहीं है। इस तरह से जनगणना में जुटाए आंकड़े जस के तस पड़े रहे। कांग्रेस ने 2011 में जातीयत का एक सर्वे करवाया, जातियों का सर्वे था, लेकिन उसके पीछे मंडल पॉलिटिक्स से निकले लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव का ज्यादा दबाव रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुल आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी। इसके बाद 2006 में यूपीए 1 सरकार के समय में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इनमें आईआईटी और मेडिकल कॉलेज भी शामिल थे। इस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। एक बार जब ओबीसी समुदाय को रिजर्वेशन मिल गया, तब यह सवाल उठने लगा कि क्यों नहीं जनगणना के साथ साथ जातिगत सर्वेक्षण भी हो, ताकि सरकार के सामने सभी जातियों को लेकर जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आ जाए और उसी के आधार पर रिजर्वेशन का परसेंटेज तय होगा। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग समय पर इसकी मांग को उठाते रहे। उनका मानना है कि समाज में वंचित समूहों को सही न्याय और सही मदद मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उनके अनुसार इससे नीति निर्माताओं को मदद मिल सके, देश का समावेशी विकास हो सकेगा। यह भी पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी आर्थिक हैसियत कैसी है। हालात तब बदले जब 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनकी राजनीति ही जाति पर आधारित है। चाहे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जितने ये सब दल थे, सबका यही था। इन दलों ने राजनीति में तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को तोड़ दिया, उसको चुनौती दी और निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का अभियान शुरू किया। अब बात 79 की करते हैं। यहां भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का 79 में गठन हुआ था, तो यह भी जरूरी था। मंडल कमीशन की भूमिका बहुत बड़ी है। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश को 90 में ही जाकर लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उस समय बहुत जबरदस्त, बहुत उग्र प्रदर्शन किया था, चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था। इसलिए
समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। हर समय में जातिगत जनगणना की मांग जो है वो उठती रही थी, अलग अलग दल उठाते हैं लेकिन उठती है। अब आते हैं साल 2010 में, जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए आखिरकार राजी होना पड़ा, जिसे कहा गया SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC तो हुई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसको छिपा लिया गया। अब बात यहां तक तो आप समझ गए, तो अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं। झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में इसका इंपैक्ट क्या होगा यह समझना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना और परिसीमन जैसे मुद्दों का इंपैक्ट संभवतः झारखंड जैसे राज्य पर तो बहुत बड़ा रहने वाला है। पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आपको हम सुना देते हैं कि देखिए कैसे सभी राजनीतिक दल, आजसू और JMM, दोनों जातिगत जनगणना को लेकर के अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। आज भारत सरकार के CCPA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा। जाति जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागत कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जनदबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है, और एक जो समाज का जो चाह है, जो संपूर्ण संविधान में जिस बातों का जिक्र है, जो परिकल्पना की गई है आरक्षण की, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगी। लेकिन साथ साथ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने राज्य से, जब विधानसभा से, सरना धर्म कोड को भी उसमें शामिल करने की मांग की थी, क्योंकि संपूर्ण देश में कई आदिम जातियां हैं, आदि धर्म हैं, चाहे वो हमारा झारखंड का सरना धर्म हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हो, चाहे आपको महाराष्ट्र के हो, जो विदर्भ के इलाके के लोग हैं, औरंगाबाद के इलाके के लोग हैं, मराठवाड़ा के, साथ साथ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पूर्वोत्तर राज्य है, गुजरात है। इन तमाम राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं, उनके भी धर्म को भी उसमें शामिल किया जाए। एक आधा अधूरा प्रयास होगा केवल यदि जाति को जोड़ा जाए, क्योंकि आप जब हिंदू जाति का करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कायस्थ हो, कई जातियां हैं। इस्लाम के अंदर में भी शेख है, पठान है, जो मोमिन लोग हैं, अंसारी जिनको हम लोग कहते हैं, तमाम जातियां हैं। आपके जो सिख धर्म के अंदर में भी कई फैक्टर्स है, उसमें भी क्षत्रिय है, जाट है, जो दलित है, उन तमाम चीज़ों को जैसे आप स्थान देंगे तो उसमें सरना धर्म कोड को भी निश्चित शामिल किया जाए। और हम समझते हैं कि पहले ये जनगणना का काम पूरा हो जाए, उसके बाद ही परिसीमन हो, क्योंकि 29 में हम लोगों को महिला आरक्षण भी देना है, ये भी संकल्पित है। तो उसके पूर्व आप जब परिसीमन करेंगे तो जातीय जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा, जब उससे आरक्षण तय हो जाएगा, क्योंकि अब आरक्षण की सीमा को आप बांध नहीं सकते 50% पे, जो हम लोगों का अपना जो पास किया हुआ है कि 28% हम लोग सरना मतलब जो आदिवासी हैं उनको हम लोग स्थान देंगे, 18% दलित को देंगे, 27% पिछड़े वर्ग को देंगे, तो वो चीज़ें भी इससे एड्रेस हो जाएगी। बहरहाल जो भी निर्णय हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, भले दबाव में आकर, क्योंकि हर बार जब चाहे वो किसान बिल हो, चाहे पहले का भूमि अधिग्रहण बिल हो, जब भी असंवैधानिक फैसला करती थी मोदी सरकार, उसको पीछे हटना पड़ा। और आज का उनका ये स्वीकारोक्ति पूरे
जो विपक्ष के लोगों का जो मांग था उसको मानकर उन्होंने अच्छा काम किया है। ये काम 10 साल पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जातीय जनगणना का निर्णय लिया है कि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा। हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूं कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे। लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है, तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी अब भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम, उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे, तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो, या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल इस बात का समर्थन कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को जोड़ा जाना, क्योंकि 1951 के बाद से इस देश के भीतर जातीय जनगणना नहीं हुई। और जिस तरीके से 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जो हमारी जनगणना हुई थी, उसका भी आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए देश के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जिसे सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। और इस जनगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने में हम ये अपील करते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर कि समाज के वैसे जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी पर अगर ये सारी जिम्मेवारी छोड़ देंगे कि इसको ये बहुत तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक सहायक की भूमिका में राजनीतिक दल के तौर पर हम सरकार को इस जनगणना को कराने में मदद करेंगे। जहां भी राजनीतिक दल के तौर पर हमारी भूमिका सुनिश्चित करने की होगी, आजसू पार्टी वहां पर खड़ा रहेगी। और पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी लगातार पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं। और उनका भी ये मानना है कि ये फैसला सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है, इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरह से 2021 में होना था, ये ड्यू है कि अभी लेट हो रहा है। जातीय जनगणना कराना पूरे देश में ये आवाज़ सब तरफ से उठ रही थी। केंद्र सरकार ने इस चीज़ को करने के लिए निर्णय लिया। ये सबसे ज़्यादा ये है, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो प्रकृति पे विश्वास करते हैं, प्रकृति के पूजक लोग हैं, उनका स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जनगणना कॉलम में वैसे लोगों के लिए भी एक अलग से कॉलम होनी चाहिए, जिसको सरना कोड की बात करते हैं। आजसू पार्टी इसका मुख्य रूप से समर्थन करती है। हम लोग हर बार इस बात को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। महाधिवेशन में भी हम लोगों ने निर्णय लिया। हर धर्म के लिए कोड बना हुआ रहता है जनगणना कॉलम में, सरना कोड के लिए भी अलग से एक कोड बनना चाहिए। जातीय जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जितने समाजवादी नेता थे, उन सभी का मांग था कि जिस भारत में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे उनकी हिस्सेदारी तय हो। ये कांसीराम जी, लोहिया जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी जैसे तमाम नेताओं का लगातार मांग रहा, लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि जब तक जातीय जनगणना होगा नहीं तब तक आरक्षण
की भी सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये निर्णय आना एक तरह से पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक जातियों, आदिवासी जातियों की जीत हुई है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी और भारत की सभी जनता को धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कई पार्टियाँ, खास करके भाजपा के द्वारा कहा जा रहा था कि ये भारत की अखंडता और एकता के लिए खतरा है और कुछ तो इसको रावण और दुर्योधन का निर्णय भी बता रहे थे। लेकिन उन सभी बातों को किनारे करते हुए केंद्र सरकार जब ये समझ गई कि जनता चाहती क्या है तो जातीय जनगणना कराने का निर्णय ली है, तो मैं इसको हमारी जीत, समाजवादियों की जीत बताते हुए पूरे भारत की जनता को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करती हूँ और जनता को शुभकामनाएं देती हूँ। अलग झारखंड राज्य का गठन इस आधार पर हुआ था कि यहां इस राज्य में आदिवासी, यूं कहें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कई जिलों में 50% से ज्यादा है। इसलिए उन जिलों को 5वीं अनुसूची का जिला मानते हुए स्वायत्त शासन को मजबूत करने के लिए एक अलग राज्य की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए अलग झारखंड राज्य बना। एक लंबे आंदोलन के बाद साल 2000 में अलग झारखंड राज्य का तोहफा मिला। अब पिछड़ा आयोग का एक आंकड़ा कहता है कि राज्य में पिछड़ों की संख्या लगभग 55% है। तो इस आधार पर तो आदिवासियों की संख्या झारखंड में 50% से कम हो जाती है। राज्य सरकार भी मानती है कि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या संथाल और कोल्हान में घटी है। तो ऐसे में जातिगत जनगणना के आंकड़ों से कई जिलों को जनसंख्या के आधार पर 5वीं अनुसूची की कैटेगरी से बाहर किया जा सकता है। इसके व्यापक राजनीतिक असर भी होंगे। जेल कैम और आजसू जैसी पार्टियां जो ओबीसी की राजनीति करती हैं, जो राज्य में बहुसंख्यक ओबीसी हैं, ये पार्टियां उनकी राजनीति करती हैं, तो उनको तो बहुत मजबूती मिलेगी। क्षेत्रीय दलों का दखल भी पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस जैसे दलों को इसका नुकसान संभव है। तो अभी ये बात मैं सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं। आप कहेंगे कि बीजेपी का तो वोट बैंक ही ओबीसी है, लेकिन झारखंड वाले बहुसंख्यक ओबीसी, महतो, कुर्मी, ये जो है ये बीजेपी से फिलहाल दूर है। भविष्य में उनके मन में क्या चलेगा ये तो वही बताएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अब जेएमएम इस बात को भांप चुका है, इसलिए जेएमएम अपना प्लान बी भी तय कर लिया है कि भाई मुसलमानों पर फोकस करो, मुसलमानों में दखल बढ़ाओ, क्योंकि झारखंड में मुस्लिम जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। जेएमएम ये भी जानता है कि परिसीमन का विरोध तो वो कर सकता है, पर ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो इसे होना ही है, इसे रोक नहीं सकते। ऐसे में जातिगत जनगणना का समर्थन और परिसीमन का विरोध, जेएमएम का ये जो एंगल, ये थोड़ा विरोधाभासी है। बहरहाल केंद्र सरकार के इस ऐलान का इंपैक्ट कितना होगा, केंद्र को इसका कितना फायदा होगा, केंद्र में रूल कर रही बीजेपी को कितना फायदा होगा, जेडीयू को कितना फायदा होगा, ये बिहार चुनाव सबसे नजदीक है, यहां पता चल जाएगा। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे समय में जातिगत जनगणना का ऐलान करना कहीं पहलगाम जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना तो नहीं है, ऐसी चर्चा है। बहरहाल इसके इंपैक्ट क्या होंगे ये आपको देखना है, लेकिन झारखंड में इसका फायदा यकीनन जेल कैम और आजसू जैसी पार्टियों को मिलेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।